कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हैं। पीएम मोदी और मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए राहुल गांधी खूब जोर लगा रहे हैं। चुनाव के दौरान भी बीजेपी और मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए राहुल ने झूठ का सहारा लिया और अब भी उनकी ये झूठ की राजनीति वाली रणनीति जारी है। लेकिन अब राहुल गांधी एक्सपोज होते जा रहे हैं। एक तरफ जहां मोदी सरकार फैसले लेकर राहुल गांधी और विपक्ष की झूठ से पर्दा उठा रही है, तो वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने भी राहुल गांधी और विपक्ष के झूठ को पकड़ लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है जिसके बाद राहुल गांधी के लिए बोलना मुश्किल हो गया है। राहुल गांधी और विपक्ष के पास अब बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा है और अब वो बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी का कहना है कि विपक्ष के नेता और खासकर राहुल गांधी माफी मांगे। वहीं दूसरी तरफ बजट को लेकर एक बार फिर विपक्ष के नेता भ्रम फैला रहे हैं। लेकिन इस बजट से कांग्रेस को जबरदस्त मिर्ची लगी है। राहुल गांधी भी चिंतित हैं कि कैसे मोदी सरकार के फैसलों से कांग्रेस की लुटिया डूबने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के किस फैसले से राहुल गांधी की बोलती हो गई है बंद और कैसे कांग्रेस में मच गई है खलबली, क्या है खबर बताते हैं आपको सब कुछ डिटेल में, क्योंकि इस बार तो चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी भड़क गए हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दोस्तों, देश की मौजूदा सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास वाला बजट पेश कर दिया है। विकसित भारत और अमृतकाल भारत की परिकल्पना से लबरेज बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया है, जिसके बाद देश के भीतर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है कि अब विकसित कल का आगाज हो चुका है। एक व्यापक बजट जिसमें रोजगार से लेकर स्वरोजगार तक का ख्याल रखा गया है, लोगों की थाली की भी चिंता की गई है, तो वहीं लोगों की आमदनी को भी बढ़ाने का पूरा ख्याल रखा गया है। वित्त मंत्री ने बजट में आम लोगों के काम आने वाली वस्तुओं को लेकर भी बड़ी राहत वाले ऐलान किए हैं। सोने, चांदी और मोबाइल की कीमतें भी कम हुए हैं। इसके अलावा कैंसर के इलाज की दवाओं को मूल सीमा शुल्क से छूट दी जाएंगी, जिससे दवाइयां सस्ती होंगी। इसके अलावा भी बजट में कई बड़े ऐलान किए गए हैं, लेकिन कांग्रेस को यह व्यापक बजट पसंद नहीं आया और वो बिलबिला गए। बजट आने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर उनके करीबी जयराम रमेश और कांग्रेस के दूसरे नेता तिलमिला गए हैं। उन्हें लगने लगा है कि मोदी सरकार के इस ऐलान से उनका खेल खराब हो गया है। दरअसल लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का बजट पेश किया है। बजट 2024 में सरकार ने युवाओं को रोजगार मुहैया कराने पर खास फोकस रखा है। वित्त मंत्री ने युवाओं को रोजगार देने के लिए अपने पिटारे से कई घोषणाएं की है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा है कि युवाओं को टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप दी जाएंगी। साथ ही 5,000 रुपए के मानसिक भत्ता के साथ 12 महीने की प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का ऐलान किया है। इससे 1 करोड़ युवाओं को फायदा मिलेगा। बजट में वित्त मंत्री द्वारा किए गए इसी ऐलान से कांग्रेस की नींद गायब हो गई है। कांग्रेस ने बजट पर निशाना साधते हुए न्याय पत्र 2024 से प्रेरणा लिए जाने की बात कही है। बजट देखकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी झल्ला गए हैं कि विकसित भारत और अमृतकाल भारत की परिकल्पना से लबरेज इस बजट से उनकी सियासी जमीन हिल जाएगी। मोदी सरकार को लेकर लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस और विपक्ष के नेता जो भ्रम फैला रहे थे, अब वो नहीं कर सकेंगे। ऐसे में बजट देख राहुल गांधी ने इसे कुर्सी बचाओ बजट बताया है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर इस बजट को सहयोगियों को खुश करने वाला बताया है। राहुल गांधी ने लिखा है कि बजट में अन्य राज्यों की कीमत पर उनसे यानी कि सहयोगियों से खोखले वादे किए गए हैं। यह बजट अपने मित्रों को खुश करने के लिए लाया गया है। इससे एए को लाभ होगा और आम भारतीय को कोई राहत नहीं मिलेगा। बता दें कि राहुल गांधी के पोस्ट में एए का मतलब अडानी और अंबानी से है। इसके अलावा राहुल गांधी ने इस बजट को कॉपी पेस्ट करार दिया है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि बजट कांग्रेस के घोषणा पत्र और पिछले बजट से कॉपी किया गया है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि वित्त मंत्री ने कांग्रेस के न्याय पत्र 2024 से प्रेरणा ली है, जिसका इंटर्नशिप प्रोग्राम साफ तौर से कांग्रेस के प्रस्तावित अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम पर आधारित है, जिसे पहली नौकरी पक्की कहा गया था। जयराम रमेश ने कहा कि उन्होंने अपनी ट्रेडमार्क शैली में इस योजना को सुर्खियां बटोरने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें सभी डिप्लोमा धारकों और स्नातकों के लिए प्रोग्राम गारंटी के बजाय मनमाने लक्ष्य रखे गए हैं, जैसा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कल्पना की थी। इसके अलावा जयराम रमेश ने अपने पोस्ट में कहा है कि 2018 में चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने में विफल रहने की वजह से एनडीए छोड़ दिया। इसके 6 साल बाद ऐसे वक्त में जब सरकार समर्थन के लिए उनके सांसदों पर निर्भर है, वो केवल अमरावती के लिए विशेष वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सफल रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा है कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 में जो प्रतिबद्धताएं पहले से ही व्यक्त की गई थी,
उन्हें लागू करने का ऐलान करने में 10 साल क्यों लग गए। जयराम रमेश ने यह भी कहा कि मुझे यह भी खुशी है कि उन्होंने कांग्रेस घोषणा पत्र के पेज 11 पर लिखे गए हर प्रशिक्षु को भत्ते के साथ इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है। काश वित्त मंत्री ने कांग्रेस घोषणा पत्र में कुछ अन्य विचारों की नकल की होती तो देखा आपने कैसे इस बजट से कांग्रेस के नेता झल्ला गए हैं। लोकसभा चुनाव में हारने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी झल्लाए हुए हैं। हर बात पर वो मोदी सरकार को निशाने पर लेने में लगे हुए हैं, लेकिन हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ती है। राहुल गांधी बिना होमवर्क किए ही पीएम मोदी को घेरने मैदान में आ जाते हैं और फिर बाद में वो खुद के साथ कांग्रेस की छवि भी खराब करवा लेते हैं। मोदी सरकार पर आरोप लगाने की वजह से राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट से माफी भी मांग चुके हैं और अब सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से राहुल गांधी के लिए कुछ भी बोलना मुश्किल हो गया है। दर्शकों, नीट यूजी की परीक्षा के मुद्दे पर विपक्ष को सुप्रीम झटका मिला है। विपक्ष हल्ला कर रहा था कि नीट परीक्षा दोबारा से हो। खासकर राहुल गांधी बार बार इस मुद्दे पर हल्ला कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को तगड़ा झटका मिला है। राहुल गांधी इस पूरे मुद्दे पर सरकार को घेर रहे थे, लेकिन अब सुप्रीम फैसले ने राहुल गांधी और पूरे विपक्ष की बोलती बंद कर दी है और विपक्ष के एक शुभचिंतक को सीजेआई ने कहीं का नहीं छोड़ा है और अब कांग्रेस में सन्नाटा पसर गया है। दरअसल नीट यूजी पेपर लीक केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी पेपर कांड को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि नीट यूजी का एग्जाम रद्द नहीं किया जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इससे 155 परीक्षार्थियों को फायदा पहुंचा, जिसके खिलाफ कार्रवाई जारी है। ऐसे में बाकी छात्रों को इसकी वजह से प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है कि परीक्षा की पवित्रता का उल्लंघन किया गया था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत ने कहा कि यह परीक्षा दोबारा नहीं कराई जा सकती है क्योंकि बड़ी गड़बड़ी साबित नहीं हो सकी है। कोर्ट ने कहा कि फिर से परीक्षा कराना ठीक नहीं होगा और ये 24 लाख छात्रों के भविष्य का मामला है। अदालत ने कहा कि फिर से एग्जाम कराने का आदेश देना 24 लाख बच्चों के लिए मुश्किल भरा होगा। इससे एडमिशन का शेड्यूल भी बाधित होगा। इसके अलावा मेडिकल एजुकेशन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। यही नहीं, इसका असर भविष्य में योग्य मेडिकल प्रोफेशनल्स की कमी के तौर पर भी दिख सकता है। इसके अलावा ये उन वंचित लोगों के लिए गंभीर चिंता का विषय होगा जिन्हें सीटों पर आरक्षण मिला था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा को रद्द करने की मांग सही नहीं है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद विपक्ष बैकफुट पर आ गया है, क्योंकि विपक्ष के नेता परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे। राहुल गांधी इस मुद्दे पर जोर शोर से सरकार को घेर कर राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रोटी जला दी है। बीते दिनों ही राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा था कि देश को दिख रहा है कि परीक्षा सिस्टम में बहुत सी कमी है। शिक्षा मंत्री ने सबकी कमी गिना दी, लेकिन अपनी नहीं गिनाई। हमारा एग्जाम सिस्टम फ्रॉड है। राहुल गांधी एग्जाम सिस्टम को ही फ्रॉड कह रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बोलने लायक भी नहीं छोड़ा है। वहीं इस बीच इस मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ एक सीनियर एडवोकेट मैथ्यूज नेदुरुम्परा पर भड़क गए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर आप चुप नहीं होंगे तो सिक्योरिटी बुलाकर आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसके बावजूद जब सीनियर एडवोकेट मैथ्यूज बीच बीच में बोलते रहे तो सीजेआई ने बाकायदा गार्ड्स बुलवाकर उन्हें बाहर करने के लिए बोल दिया। हालांकि बाद में वो सीनियर एडवोकेट खुद ही कोर्टरूम से बाहर चले गए और फिर बाद में उन्होंने सीजेआई से माफी मांगी। दरअसल सीनियर एडवोकेट मैथ्यूज, जिसको सीजेआई ने कोर्ट रूम से बाहर निकलवाया, वो परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े थे और वो कोर्ट रूम में हंगामा कर रहे थे। लगता है ये वरिष्ठ वकील मैथ्यूज विपक्ष के विचारों से कुछ ज्यादा ही प्रभावित थे, तभी तो वो सिर्फ परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर हंगामा कर रहे थे, जबकि परीक्षा क्यों रद्द की जाए इसको लेकर वो कोई सबूत नहीं दे पाए। विपक्ष और राहुल गांधी की तरह वकील साहब भी सिर्फ आरोप लगा रहे थे, लेकिन जज साहब आरोप नहीं सबूत देखकर फैसले देते हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं की आदत है कि वो बात बात पर अपने विरोधियों पर आरोप लगा देते हैं। आरोप लगाकर ही अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने 2 राज्यों में सरकार बना ली है। अरविंद केजरीवाल जिस कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर दिल्ली और पंजाब में सत्ता पर काबिज हुए हैं, वो उसी कांग्रेस से हाथ मिला चुके हैं। वहीं बीजेपी के नेताओं पर झूठे आरोप लगाने की वजह से अरविंद केजरीवाल माफी भी मांग चुके हैं और अब उनके रास्ते पर आप के दूसरे नेता भी चल पड़े हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए लगातार बुरी खबर आ रही है। आपके नेता ऐसे फंसे हैं कि कोर्ट से उन्हें लगातार झटका लग रहा है। दर्शकों, आपके नेता लगता है अपना जेल ग्रुप बना रहे हैं, तभी तो सभी आपके नेताओं को जेल जाने की बड़ी चाहत होने लगी है। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और आपके दूसरे बड़े नेता तो जेल में बंद हैं ही, और अब दिल्ली सरकार की एक और मंत्री आतिशी भी मुश्किल में फंस गई हैं। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद आतिशी अपने नेता के पक्ष में खूब बयानबाजी कर रही थी
और उन्हें निर्दोष बता रही थी, लेकिन अब वो खुद मुश्किल में फंस गई हैं और जज साहब ने आतिशी की मुसीबत बढ़ा दी है, क्योंकि जज साहब ने जो आदेश दिया है उसके बाद बीजेपी ने करारा हमला बोला है। दरअसल मानहानि से जुड़े एक मुकदमे में दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी को फिलहाल बेल मिल गई है, लेकिन राउस एवेन्यू कोर्ट ने आतिशी को 20,000 के मुचलके पर जमानत दी है। वहीं आतिशी के खिलाफ केस दायर करने वाले बीजेपी नेता ने कहा है कि आज नहीं तो कल आतिशी को माफी मांगना ही होगा। आतिशी पर मानहानि का केस करने वाले बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा है कि आज से आतिशी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के जेल एंड बेल ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। अब ये सिलसिला चलता रहेगा। बेहतर होता कि जब वो कोर्ट में आ ही गई थी तो न्यायालय में माफी मांगकर इस चीज को हमेशा के लिए सेटल कर लेती, लेकिन शायद अभी वो माफी मांगने में थोड़ा समय लेना चाहती है। प्रवीण शंकर कपूर ने आगे कहा कि मेरा मानना है कि उनके वकील ने लंबी तारीख लेने का प्रयास किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहेगा और बहुत जल्दी निर्णय होगा। आतिशी को माफी मांगनी ही होगी। उन्होंने अब तक किसी बड़े न्यायालय में कोई अपील दायर नहीं की है। लगता है वो न्यायिक प्रक्रिया को स्वीकार कर रही हैं और इस प्रक्रिया पर चलते हुए देर सवेर माफी मांगना चाहती है, थोड़ा देर करना चाहती है। बीजेपी नेता ने कहा कि अदालत ने उन्हें 30,000 रुपए की बेल बॉन्ड और 20,000 रुपए की सिक्योरिटी के आधार पर बेल दी है। इसके बाद अब आगे मुकदमा चलेगा। अगली सुनवाई 8 अगस्त को होगी। दरअसल दिल्ली बीजेपी इकाई के नेता प्रवीण शंकर कपूर ने ये आरोप लगाने के लिए आतिशी के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था कि बीजेपी ने आप नेताओं को पैसे का लालच देकर पार्टी में शामिल होने के लिए संपर्क किया था। कपूर ने आरोप लगाया कि आप नेताओं द्वारा बीजेपी के खिलाफ किए जा रहे वादे झूठे हैं और उसमें से किसी ने भी इन दावों के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किए हैं। तो देखा आपने कैसे बीजेपी पर आरोप लगाकर सबूत नहीं देने की वजह से आतिशी की मुश्किलें बढ़ गई है। वहीं मोदी सरकार के बजट को लेकर आतिशी ने कहा है कि हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी शासित केंद्र सरकार ने दिल्ली को उसका हक नहीं दिया। बजट में केंद्र को जो टैक्स दिल्ली वाले देते हैं कम से कम उसका 5% मिलना चाहिए था। एमसीडी को भी 1 रुपया बजट नहीं दिया गया। शेयर एंड टैक्स में दिल्ली वालों को कुछ नहीं मिला है। एक बार फिर कांग्रेस का दोहरा चरित्र सबके सामने आ गया है। कांग्रेस और विपक्ष के नेता हर बात पर राजनीति करने मैदान में कूद पड़ते हैं। उन्हें बस भ्रम की राजनीति कर अपने वोट बैंक को खुश करने से मतलब है। कांग्रेस के नेता बीजेपी के खिलाफ संविधान को लेकर हमला करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उनकी ही पार्टी ने देश में इमरजेंसी लगाकर संविधान की गला घोट दी थी, लेकिन अब वही लोग संविधान पर ज्ञान दे रहे हैं। सत्ता हाथ से जाने के बाद हताश कांग्रेस के नेता हर बात पर मोदी सरकार से झल्लाए रहते हैं। देश के भीतर आजादी के बाद से ही कई तरह के धार्मिक और सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन सभी का निहितार्थ यही था कि किसी भी तरह से अपना फायदा हो। लेकिन एक संस्था ऐसी भी थी जिसका एकमात्र ध्येय था कि सिर्फ देश का भला और एकमात्र संकल्प विकसित भारत का था, जिसका नाम है आरएसएस। लेकिन कुंठा से ग्रसित कांग्रेस ने जब देखा कि देश का प्रभुत्व वर्ग और सरकारी कर्मचारी भी इस संघ के साथ जुड़ रहे हैं, तो आपातकाल के सहारे सत्ता बचाने वाले लोगों ने संघ पर प्रतिबंध लगा दिया कि कहीं ऐसा न हो कि सरकारी कर्मचारी संघ से जुड़े और कांग्रेस सरकार की हीला हवाली सार्वजनिक न हो जाए। लेकिन अब जब फिर से आरएसएस पर से प्रतिबंध हट गया है तो कांग्रेस को तगड़ी मिर्ची लग गई है। दरअसल केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर लगे बैन को हटाया है। 1966 में तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने ये बैन लगाया था। 58 साल बाद केंद्र सरकार ने इसे रद्द किया है, जिसके बाद कांग्रेस के नेता तिलमिला गए हैं। इस फैसले के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि पीएम मोदी और आरएसएस के बीच संबंधों में करवाहट आई है। 58 साल का प्रतिबंध हटाया गया है। मेरा मानना है कि नौकरशाही अब निक्कर में भी आ सकती है। जयराम रमेश ने सरकार की ओर से जारी आदेश को भी शेयर किया है। इसमें सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने से संबंधित जानकारी दी गई है। जयराम रमेश ने 1966 के आदेश की कॉपी भी शेयर की है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा है कि 1947 में आज ही के दिन भारत ने अपना राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। आरएसएस ने तिरंगे का विरोध किया था और सरदार पटेल ने उन्हें इसके खिलाफ चेतावनी भी दी थी। खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी सरकारी कर्मचारियों पर राष्ट्रीय स्वयं संघ की गतिविधियों में शामिल होने पर लगा प्रतिबंध हटाकर सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों को विचारधारा के आधार पर विभाजन करना चाहते हैं। ये सरकारी कार्यालयों में लोक सेवकों के निष्पक्षता और संविधान के सर्वोच्चता के भाव के लिए चुनौती होगा।
उन्होंने आगे ये भी कहा कि सरकार संभवतः ऐसे कदम इसलिए उठा रही है क्योंकि जनता ने उनके संविधान में फेरबदल करने की कुत्सित मंशा को चुनाव में परास्त कर दिया। चुनाव जीतकर संविधान नहीं बदल पा रहे तो अब पिछले दरवाजे सरकारी दफ्तरों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कब्जा कर संविधान से छेड़छाड़ करेंगे। तो देखा आपने कैसे मोदी सरकार के फैसले से कांग्रेस के नेता भड़क गए हैं, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है और सरकारी कर्मचारी आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेंगे या नहीं वो उनकी मर्जी है। अगर किसी सरकारी कर्मचारी का आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने का मन होगा तो जाएंगे, मन नहीं होगा तो नहीं जाएंगे। इससे कांग्रेस को क्यों तकलीफ हो रही है? वहीं कांवड़ यात्रा मार्ग की दुकानों पर नाम लिखे जाने के आदेश को लेकर कांग्रेस और विपक्ष के नेता कह रहे थे कि ये दुकानदार के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो अपना नाम बताना चाहते हैं या नहीं, उन पर दबाव नहीं होना चाहिए। इसी तरह कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं को सरकारी कर्मचारियों के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेना चाहते हैं या नहीं। लेकिन कांग्रेस और विपक्ष के नेता मोदी सरकार के हर फैसले को तुष्टीकरण के एंगल से देखते हैं और उसी के हिसाब से वो उसका विरोध करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।